हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं बीए सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट कोड CC9 से जो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिटवीन 1550 से लेकर 1605 ईस्वी तक, इसका एक महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज जो हमारे अध्ययन का विषय है कि हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयाँ एवं उसके युद्ध अभियान। ठीक है, तो इस विषय से संबंधित प्रश्न आपको इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि हुमायूं का जीवन अनेक कठिनाइयों से भरा था। इस कथन के आलोक में स्पष्ट वर्णन करें। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हुमायूं के प्रारंभिक जीवन, उसकी कठिनाइयों एवं उसके युद्धों पर एक संक्षिप्त वर्णन करें। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करेंगे कि मुगल इतिहास में हुमायूं का जीवन एवं संघर्ष काफी महत्वपूर्ण विषयों में एक है। दरअसल बाबर की असामयिक मृत्यु के कारण हुमायूं दिल्ली का शासक बना। बादशाह बनने के पूर्व हुमायूं ने बाबर के साथ पानीपत एवं खनवा के युद्धों में भाग लिया था। इसके अलावा उसने अनेक अफगानों के साथ भी संघर्ष किया था। अपने हिसार फिरोजा, बदखशा और संभल की जागीरों की देखभाल बाबर के काल में करके अपने युद्ध एवं शासन अनुभवों को हुमायूं प्राप्त कर चुका था। हुमायूं की व्यक्तिगत विशेषता उसका सुसंस्कृत, शिक्षित एवं निर्दोष चरित्र था। तुर्की, फारसी, भूगोल, गणित, ज्योतिष, धर्मशास्त्र आदि विषयों में वह पारंगत था। धर्म के प्रति हुमायूं की आस्था अवश्य थी, परंतु वह धर्मांध न था। वह काफी उदार और क्षमाशील था। वह शारीरिक दृष्टि से बलवान, साहसी और कुशल सैनिक था। उसमें धैर्य एवं सहनशीलता थी, लेकिन इन गुणों के साथ साथ उसमें कुछ दुर्बलताएं भी थी। वह एक योग्य सेनापति और संगठनकर्ता न था। उसमें कूटनीतिज्ञता का अभाव था। साथ ही साथ आर्थिक प्रबंधन में उसे दक्षता प्राप्त नहीं थी। दरअसल वह शक्तिशाली सैनिक अवश्य था, लेकिन शासन हेतु बलवान होने के साथ साथ परिस्थितियों की समझ एवं आर्थिक प्रबंधन की योग्यता न होने के कारण उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। चलिए अब हम बाबर की प्रारंभिक कठिनाइयों को समझेंगे एक एक उपशीर्षकों के माध्यम से। उसकी सबसे पहली जो व्यवहारिक कठिनाई थी वह था विशाल अव्यवस्थित साम्राज्य। बाबर ने हुमायूं को एक विशाल और विस्तृत साम्राज्य प्रदान किया था, लेकिन उस साम्राज्य की जड़ें अभी सुदृढ़ नहीं हो पाई थी। दरअसल बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके दिल्ली के तख्त पर शासन कायम किया। वह अभी इस राज्य को संगठित करने का प्रयास कर ही रहा था कि उसकी असामयिक मृत्यु हो गई। उस प्रकार हुमायूं को जो साम्राज्य प्राप्त हुआ वह विशाल तो अवश्य था, परंतु वह पूरी तरह से अव्यवस्थित था। बाबर ने अपने साम्राज्य की जागीरों में बांटकर वहां गवर्नर नियुक्त किए थे, जो केंद्र को निश्चित भाग में कर देते थे, लेकिन प्रांतों का प्रबंधन काफी लचर था। अनेक गवर्नरों ने अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी थी और हुमायूं को अपना शासक मानने से इनकार कर रहे थे, जिसके कारण
हुमायूं को काफी कठिनाइयां हुई। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वह है आंतरिक कलह। हुमायूं के तीन भाई थे। बाबर ने हुमायूं को सभी भाइयों से सम्मानपूर्ण व्यवहार अपनाने की सलाह दी थी। इस पर हुमायूं ने कामरान को काबुल और कंधार का क्षेत्र दिया, अस्करी को संभल और हिंदाल को मेवात का क्षेत्र दे दिया था। अर्थात तीनों भाइयों को, कामरान को, अस्करी और हिंदाल को विभिन्न क्षेत्र सौंप दिए थे। लेकिन इसके बावजूद उसके तीनों भाई अयोग्य और स्वार्थी सिद्ध हुए। उन्होंने न केवल हुमायूं के लिए बाधाएं पैदा की, बल्कि आंतरिक कलह का भी वातावरण बनाया। इसके अलावे बाबर के प्रमुख मंत्री जो थे, जिनका नाम था निजामुद्दीन अली मोहम्मद खलीफा, ये हुमायूं के स्थान पर बाबर के बहनोई मेहदी ख्वाजा को गद्दी पर आरूढ़ कराना चाहते थे। इस प्रकार हुमायूं का राजदरबार भाइयों और मंत्रियों के षड्यंत्र का केंद्र बनकर रह गया था। इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण है आर्थिक एवं सैन्य दुर्बलताएं। निरंतर चलने वाले युद्धों के कारण धन का भारी व्यय हुआ। हुमायूं के शासनकाल में राजकोष युद्धों एवं भारी अपव्यय के कारण गंभीर आर्थिक संकटों को झेल रहा था। इसके साथ ही जो सेनाएं बाबर के समय उज़्बेक, मुगल, तुर्क, ईरानी, अफगानी सैनिकों के कारण अपराजय थी, वह हुमायूं के शासनकाल तक ईर्ष्या एवं द्वेष के कारण काफी दुर्बल हो गई थी। इसका चौथा महत्वपूर्ण कारण है चारित्रिक दुर्बलताएं। हुमायूं की चारित्रिक दुर्बलता भी उसकी कठिनाइयों का महत्वपूर्ण कारण थी। उस समय कठोर, अनुशासन प्रिय और योग्य सेनापति की आवश्यकता थी। लेकिन हुमायूं में इन गुणों का पूर्ण अभाव था। हुमायूं साहसी होते हुए भी योग्य सेनापति न था और बुद्धिमान होते हुए भी एक कुशल राजनीतिज्ञ न था। वह आलसी तथा अंधविश्वासी था। उसमें परिस्थितियों को ठीक तरह से समझने की योग्यता न थी। इन सभी अयोग्यताओं के कारण हुमायूं को गंभीर संकटों का सामना करना पड़ा था। इसका पांचवा महत्वपूर्ण कारण है परंपरागत शत्रुओं का दबाव। हुमायूं को परंपरागत शत्रुओं का भी सामना करना पड़ रहा था। उसके प्रमुख शत्रुओं में मिर्जा, अफगान आदि थे। तैमूर वंशीय मिर्जा वर्ग के लोग जैसे मोहम्मद जमान मिर्जा, मोहम्मद सुल्तान मिर्जा, मेहदी ख्वाजा तथा अन्य उच्च अधिकारी बाबर के सहयोगी थे। ये सभी महत्वाकांक्षी थे और बादशाह बनने का स्वप्न देखते थे। दूसरी ओर अफगानों की शत्रुता भी थी। दरअसल बाबर ने अफगानों को पराजित करके भारत पर शासन स्थापित किया था। इस कारण इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी निरंतर राजसत्ता प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे थे। बंगाल के शासक नुसरत शाह सक्रिय रूप से अफगानों की सहायता कर रहा था। साथ ही गुजरात का बहादुर शाह भी दिल्ली पर अधिकार करने की सोच रहा था। शेर खान ने तो अपनी शक्ति इतनी बढ़ा ली थी कि वह हुमायूं का सबसे कट्टर शत्रु बन गया था। अब हम हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयों को देखने के बाद हुमायूं के युद्धाभियानों को देखेंगे। सबसे पहला जो हुमायूं का अभियान था वह था कालिंजर अभियान। तो कालिंजर का शासक
प्रताप रुद्रदेव अफगानों के करीबी थे। इसी कारण हुमायूं ने कालिंजर में कुछ माह तक घेरा डाला, लेकिन वह प्रताप रुद्रदेव को परास्त न कर सका। अंततः हुमायूं को उससे सुलह करके हर्जाना वसूल कर वहां से लौटना पड़ा। इस तरह यह अभियान हुमायूं के लिए कुछ खास लाभप्रद नहीं रहा। दूसरा अभियान है दोहरिया युद्ध। अफगान महमूद लोदी ने जौनपुर पर अधिकार कर लिया था तथा वह अवध की तरफ बढ़ रहा था। इस कारण हुमायूं ने दोहरिया नामक स्थान पर महमूद लोदी को पराजित किया। यह हुमायूं की सफल युद्ध अभियान रही। तीसरा है चुनार का युद्ध। हुमायूं ने शेर खां के चुनार के किले को घेर लिया, लेकिन काफी समय तक युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला। इस कारण हुमायूं को शेर खां से सुलह करनी पड़ी और चुनार के किले पर शेर खां के आधिपत्य को स्वीकार करके तथा शेर खां का पुत्र कुतुब खां के नेतृत्व में अफगान सैनिकों की टुकड़ी मुगलों की सेवा में भिजवा दिया गया। इस तरह हुमायूं का यह अभियान भी असफल ही सिद्ध हुआ। तीसरा है बहादुर शाह से संघर्ष। गुजरात में अफगानी शासक बहादुर शाह का शासन था। उसने मालवा, रायसीन और चित्तौड़ पर अधिकार कर अपनी शक्ति में भारी वृद्धि कर ली थी। साथ ही उसने हुमायूं के विद्रोही मोहम्मद जमा मिर्जा को शरण देकर हुमायूं को खुली चुनौती दे रखी थी। वह एक महत्वाकांक्षी शासक था तथा दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। इस पर हुमायूं ने मंदसौर के निकट बहादुर शाह की सेना को घेर कर उसकी रसद के सभी स्रोतों को बंद कर दिया। इसके बाद बहादुर शाह की सेना मांडू की ओर भागी। मांडू के बाद चंपानेर, चंपानेर से काम्बे और काम्बे से डियू की तरफ पीछे हट गए। हुमायूं ने काम्बे तक बहादुर शाह की सेना का पीछा किया। इसके बाद वह वापस लौट आया, लेकिन चंपानेर दुर्ग की विजय के कारण उसे प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति हुई, लेकिन इसके बाद वह भोग विलास में लिप्त हो गया और इसका लाभ उठाकर बहादुर शाह ने वापस मालवा और गुजरात जीत लिया। इसका अगला जो सैन्य अभियान था वह शेर खां से संघर्ष था। हुमायूं को शेर खां से 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़ने पड़े: चुनारगढ़ का युद्ध, चौसा का युद्ध और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। इन तीनों युद्धों में हुमायूं पराजित होता गया और अंततः बिलग्राम का कन्नौज के युद्ध में बुरी तरह से पराजित होकर सिंध भाग गया। इस तरह शेर खां ने दिल्ली के सिंहासन पर सत्तारूढ़ होकर हुमायूं को दिल्ली से खदेड़ दिया। इन युद्धों से शेर खां ने अपनी कूटनीतिज्ञता, बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए हुमायूं की तोपों को इस्तेमाल करने ही नहीं दिया। यह इतिहास में एक परिवर्तनकारी बिंदु माना जाता है, क्योंकि 15 वर्षों तक हुमायूं को निर्वासित जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा और हुमायूं का अंतिम जो सैन्य अभियान था वह था दिल्ली के पुनर्विजय। काफी लंबे समय तक निर्वासित रहते हुए हुमायूं ने अपनी शक्ति को संगठित किया। दूसरी ओर शेर शाह के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद मोहम्मद आदिल शाह शासक बना। वह एक अयोग्य और विलासप्रिय शासक था। इसलिए हुमायूं ने पुनः दिल्ली की विजय की योजना बनाई और आदिल शाह को पराजित कर मुगलों को पुनः दिल्ली में प्रतिष्ठित
तरह से हमने हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयों को और उनके युद्ध अभियानों को देखा। अब हम इसका निष्कर्ष देखेंगे। तो हम उपरोक्त अध्ययनों से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हुमायूं ने व्यक्तिगत सामर्थ्य एवं क्षमता तो अवश्य थी, लेकिन अपनी कुछ दुर्गुणों के कारण वह निरंतर असफल होता गया। आगे चलकर वह दिल्ली पर अपने अधिकार को भी कायम ना रख सका। जब शेरशाह ने दिल्ली से उसे खदेड़कर शेरशाह सूरी द्वारा सूरवंश की नींव रखी, लेकिन शेरशाह के अयोग्य उत्तराधिकारियों के काल में हुमायूं को वापस दिल्ली पर अधिकार मिल गया। इसलिए उसकी प्रारंभिक कठिनाइयों और उनके युद्ध अभियानों को देखने के बाद हम यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि हुमायूं का जीवन अनेक कठिनाइयों से भरा रहा और वह जीवन भर इसके लिए संघर्षशील रहा। इस प्रकार हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह विषय सहजता से ज्ञात हो गया होगा। यदि इस विषय से संबंधित कोई सवाल या कोई सुझाव या परामर्श हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में उसे लिखकर अवश्य भेज दें। हम यथाशीघ्र आपके परामर्श या सुझावों का जवाब देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, इसी मूल मंत्र के साथ हम आपसे अलविदा चाहेंगे। धन्यवाद।